मूवी की शुरुआत एकदम रहस्य में एक अननोन खुद को किसी सुनसान रेगिस्तान में पाता है, जहां अजीब मम्मीज के पुतले और एक खूबसूरत सी स्लीपिंग ब्यूटी गहरे नींद में नजर आती है, जिसे देख साफ समझ आता है कि वो इस दुनिया से ही नहीं है। वो मानो उसे पहचानता हो, इसलिए उसे किस करने बढ़ता है कि उसे अचानक से कुछ होने लगता है। भूत या चीज जैसे कोई शैतान उस पर हावी होने लगता है और थोड़ी देर के लिए कोई भूत या बंगला नजर आने के बाद वो झटके में अपनी नींद से उठता है और यहाँ से मूवी का इंट्रो शुरू होता है, जिससे अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद आगे की मूवी की कहानी जादू टोना से भरी रहेगी। आगे हमें पता चलता है कि थॉमस बाय हॉबी एक पेंटर, उसे ये सपने रेगुलरली आते हैं, जिसके अंत में हमेशा कोई शैतानी आवाज उसे उस स्लीपिंग ब्यूटी को जगाने से रोकती है। इन सपने से उस पर बड़ा असर हुआ, इसलिए वो सभी से आइसोलेटेड रहने लगा। उसकी स्टडी के अनुसार डार्क एजेस में स्लीप पैरालिसिस वो अनुभव माना जाता है जब कोई राक्षस इंसान के छाती पर बैठ जाता है। वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट को दिखा ले, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। फिर एक दिन उसे किसी फॉर्म से कॉल आता है कि उसके किसी अंकल ने मरने से पहले एक एनवेलप के साथ साथ काइसर गार्डन प्रॉपर्टी उसके नाम छोड़ गए, जिन्होंने अनजान कारण से आत्महत्या कर ली। थॉमस को इस बात से हैरानी होती है क्योंकि उसे कभी भी पता नहीं था कि उसके अंकल भी है। सबसे बड़ी डिस्कवरी की ये वही बंगला निकलता है जो उसे हर नाइटमेयर में नजर आती है। एनवेलप में रखे नोट को पढ़ने पर उसके अंकल ने उसे एक डरावना खुलासा किया होता है कि उनकी पीढ़ी में मर्द सदियों से श्राप के बोझ में दबते चले आ रहे हैं और वो बंगला भी उनके परिवार में सदियों से चला रहा है, जिसका कई दशकों से उन्होंने रखवाली की, पर अब उनमें शक्ति नहीं रही, इसलिए अब वो उसके हाथ सौंप रहे हैं। पर बंगले में कदम रखने से पहले वो उसे कुछ डरावनी नियम बताते हैं कि बंगले का हर हिस्सा काइसर परिवार का ब्लड लाइन ही एक्सेस कर सकता है, पर कुछ भी हो उसे बंगले में छिपे हिडन रूम्स में कदम नहीं रखना है, क्योंकि वो किसी जरूरी कारण से सदियों से बंद रखा गया है और कुछ भी करके दूसरों को काइसर गार्डन से दूर रखना है। अब थॉमस तुरंत बंगले की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर उसका नाइटमेयर इस बंगले से कैसे कनेक्टेड है। बंगला एकदम डार्क और भूतिया नजर आता है। वहीं जबरदस्ती दरवाजा ओपन करते दौरान ऑडियंस को कोई डरावना साया नजर आता है। सबसे अजीब बात कि बंगला अजीब कारण से डरावने पुतले, कंकाल और हर तरफ जादू टोना मंत्र कार्ड होता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमें फिर से वही डरावना साया नजर आता है। बेसमेंट का डोर भी अपने आप ही खुल जाता है। बेसमेंट के अंत में उसे कोई स्पिरिचुअल मंदिर नजर आता है, जिसे जैसे ही वो छूने बढ़ता है वही डरावना साया बेसमेंट के डोर पर देख उसकी हालत पतली हो जाती है। बेसमेंट से बाहर निकलने के बाद अब उसकी मुलाकात लिंडा से होती है, जो खुद को उसी फॉर्म से बताती है, जो उसे कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स देकर चली जाती है। अपने घर लौटने पर अब और भी अजीब, इस बार उसका सपना थोड़ा अलग। वो स्लीपिंग ब्यूटी को किस करने में सफल हो जाता है, जिससे उसे होश आ जाता है। वो अपना नाम ब्रीन रोज बताती है, जो उससे सिर्फ उसके सपने में कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में वो कहीं और ही कैद है। इससे पहले कि थॉमस कुछ और सवाल करे, उसे थॉमस के पीछे कुछ डरावना नजर आने लगता है और अब थॉमस के फिर से झटके में नींद से उठने पर वो खुद को एकदम पैरालाइज पाता है। उसके पसीने तब छूटने लगते जब कोई इनविजिबल साया क्रॉल करते हुए एक भयानक शैतान उसकी छाती पर बैठ जाता है और उसके अटैक करने से पहले ही लकीली थॉमस नाइटमेयर से निकल आता है। अब अगले दिन वो उसी अद्भुत मंदिर को समझने की कोशिश करता है, जिसमें छिपे किसी बटन को दबाने पर कुछ खिसकने की आवाज सुनाई पड़ती है, पर कुछ खुलते नजर नहीं आता। थॉमस अब तुरंत काइजर गार्डन्स के इतिहास के बारे में जानने के लिए उसके रिकॉर्ड्स निकालता है। उन रिकॉर्ड्स में मिले एक सर्वे नोट से उसे क्लियर हो जाता है कि ये घर सच में उसके एंसेस्टर के समय से चली आ रही है, पर सर्वे पर उसी लिंडा का नाम देख उसे अब उसकी आइडेंटिटी पर शक होने लगता है। पर इससे पहले कि वो उसे कन्फ्रंट करे, उसे भयानक दौरा का अनुभव होता है, जहाँ वही डीमन जैसे उसकी जान लेने की कोशिश करता है। पर किसी तरह होश में आने पर लिंडा को कन्फ्रंट करने के बाद वो अब फाइनली रिवील करती कि वो कुछ समय से इस घर के रहस्य को पता करने के पीछे है, क्योंकि पिछले 125 साल में अब तक रहस्यमय तरीके से लगभग 50 से भी ज्यादा लोग यहाँ गायब हो गए, जिसमें से एक उसका भाई भी था। पर इससे पहले कि थॉमस उससे विनती करे कि वो उसकी मदद करेगा, थॉमस पर फिर से वही डीमन हावी हो जाता है और अंत में अपने ही सपने में ड्रिफ्ट हो जाता है।
है। इस बार रोज उससे कुछ खास जानकारी शेयर करती है कि उसे हॉन्ट करने वाला विल डीमन है जिसके श्राप में वो फंसे हैं। दोनों तभी एक हो सकते हैं जब वो इस श्राप से मुक्त हो जाए जिसे सिर्फ वही तोड़ सकता है, क्योंकि अभी वही काइजर फैमिली का ट्रू ब्लड लाइन है। रियल वर्ल्ड में वो काइजर गार्डन प्रॉपर्टी में कहीं कैद है और वो खुद भी काइजर गार्डन प्रॉपर्टी से कॉस्मिकली बॉन्डेड है। इसलिए अगर वो ज्यादा देर तक बंगले से दूर रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए पिछले 2 बार डीमन उस पर हावी हो गया था। इससे अब हमें समझ आता है कि आखिर क्यों उसके अंकल इतने सालों से बंगले में पड़े रहे, क्योंकि वो भी बीइंग ट्रू काइजर ब्लड लाइन से वो भी इस बंगले से कॉस्मिकली बॉन्डेड थे। लिंडा उससे अपना इन्वेस्टिगेशन शेयर करती है कि जितने भी उसने उसके एंसेस्टर के बारे में पता किया सभी की मौत अचानक में ही इसी बंगले में हुई। उसके एक एंसेस्टर ने बंगले को आग लगाने की कोशिश भी की थी पर अगले ही दिन वो मरे मिले। उसे किसी भूत प्रेत पर शक है जिसे थॉमस अपने सपने के बारे में सब बताकर कंफर्म कर देता है। दोनों का अब उस मंदिर को फिर से जांच करने पर थॉमस की नजर मंदिर पर लगे खून पर पड़ती है। वहीं अंकल के नोट में मेंशन ब्लड लाइन की याद आने पर वो उसी स्पिरिचुअल ब्लेड से खुद को कट करके उसी उंगली से फिर से बटन को पुश करता है जिससे फाइनली हिडन तहखाना रिवील होता है, जिसके अंत में एक और लॉक्ड सुरंग और एक एंशिएंट जर्नल भी मिलता है, मानो उसे किसी मंत्र से सील किया हो। पर बेवकूफ लिंडा बिना सोचे समझे सील को तोड़ देती है जिसके तुरंत बाद पावर चली जाती है और पूरा तहखाना झटके खाने लगता है। और सबसे डरावना कि सारे पुतलों में जान आ जाती है और वो लिंडा को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। सबसे हैरानी वाली बात की वो थॉमस को कुछ नहीं करते पर दोनों कैसे तो जर्नल के साथ भाग निकलते हैं, जहां आगे थॉमस की मुलाकात लिंडा के एक और साथी रिचर्ड से होती है जिन्हें सुपरनैचुरल फिनोमेना में मारती है। वो बताते हैं कि उन्हें अटैक करने वाले एंशिएंट मिथ्स के अनुसार जिन थे जो किसी भी वस्तु को पोजेस कर सकते हैं, जैसे उस केस में वो पुतले। थॉमस भी जर्नल में उसी स्लीपिंग ब्यूटी को नोटिस करने के बाद उसे भी समझ आ जाता है कि वो घर से नहीं बल्कि रोज से बॉन्डेड है, इसलिए उसके बंगले पर लौटने पर ही वो नींद से जग पाई और अगर उसे नींद से जगाया जाए तो शायद ये श्राप खत्म हो सकता है। अब अपने एक एक्सपर्ट दोस्त को जर्नल दिखाने के बाद पता चलता है कि इसे काइजर फैमिली के सबसे ओल्डेस्ट एंसेस्टर विलियम ने क्रूसेड्स एरा के दौरान अरेबिक भाषा में लिखी थी, जो सबसे ओल्डेस्ट अरेबिक भाषा मानी जाती है। जर्नल के अनुसार विलियम काइजर ने इब्लिस डीमन को वर्जिन रोज का बलिदान देकर काइजर खानदान पर कभी ना मिटने वाला श्राप मर गया। क्रूसेड्स एरा के दौरान रोज रॉयल ब्यूटी रहा करती थी, पर जिन ने रोज के शरीर में नीडल्स चुभोकर उसे हमेशा के लिए अपने ही रेल में बंदी बना लिया। और वे डीमन, जिसे इजिप्शियन के अनुसार शैतान अल हयाल शाबत कहा जाता है और ग्रीक मिथ्स में एरेबस, वो रोज को इब्लिस डीमन के रेल से गार्ड कर रहा है। पर सवाल अब आता है कि फिर वे डीमन काइजर फैमिली से क्या चाहता है। वहीं कुछ पहली वो अनुवाद नहीं कर पाते हैं जिसका मिस्ट्री क्लाइमेक्स में रिवील होगा। पर ज्यादा देर तक काइजर गार्डन से उसका दूर रहने के कारण विल डीमन थॉमस पर और भी हावी हो जाता है और उसकी जान निकलने लगती है, इसलिए उसे कैसे भी करके बंगले में लौटना पड़ता है। पर अब तीनों इस श्राप को अंत करने का तय करते हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ उस लॉक तहखाने को अनलॉक करके उस भूतिया चेम्बर में एंटर करते हैं, जो और भी डरावना, पूरी जगह खून से सना होता है। और अब लिंडा को अपने भाई का भी पुतला दिखाई देता है, यानी कि यहाँ जितने भी पुतले हैं विल डीमन ने उनमें शिकार की आत्मा कैद कर दी। अब लिंडा कुछ समझ सके कि अचानक में कई जिन्स उन पर अटैक कर देते हैं। किसी तरह उनसे बचते हुए वो अब तहखाने के सबसे डार्क हिस्से की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जहाँ फाइनली उन्हें विल डीमन नजर आता है। दोनों भी डीमन को डिस्ट्रैक्ट और थॉमस को रोज को जगाने पर फोकस करने का सलाह देते हैं। थॉमस किसी तरह डीमन की नजरों से बचते हुए कैद रोज को खोज निकालता है, पर उसे कैद से छुड़ाने के बाद जब वो उसे किस करता है तो वो होश में ही नहीं आती। फिर तभी उसे सोचता है कि शायद यहाँ भी उसे अपना खून चढ़ाना होगा, इसलिए इस बार अपनी होंठ कट करके उसे किस करता है और अब फाइनली रोज को होश आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ विल डीमन दोनों की जान लेने पड़ती है। और फिर तभी मूवी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, थॉमस का खून चखने के बाद रोज डीमन में बदलने लगती है और उस पर अटैक कर देती है। वहीं विल डीमन की मौजूदगी महसूस करने पर डीमन रोज उसे एक ही बार में उसका दिल निकालकर उसी पल खत्म कर देती है। डीमन रोज अब रिवील करती कि थॉमस ने अपना काम कर दिया और अब वो अपने डेस्टिनी को फुलफिल करेगी और अब वो थॉमस को लेकर कहीं गायब हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ वो एक्सपर्ट बाकी पहेली का अनुवाद करने के बाद मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है।
दरअसल विलियम काइजर का इब्लिस डीमन से सौदा करने के बाद उनके सारे काइजर परिवार के मेंस में खून का डीमन सोल समा गया, यानी कि अब तक काइजर के फैमिली में मेंस डीमंस के वेसल थे, जो थॉमस का रोज को अपने कटे होठ से किस करने पर उसमें समा गया। इसीलिए जर्नल के अनुसार काइजर की कर्स फैमिली को किसी भी डीमन से कम्युनिकेट करना नहीं था, क्योंकि इससे उनके शरीर का ट्रू इवल जाग सकता है, जिसका भाग्य धरती पर कयामत यानी कि एपोकलिप्स लाने का है। और अब देखते ही देखते डीमन रोज थॉमस के साथ डीमन की दुनिया में प्रकट होती है, जहां वो उसके खून से कयामत को अंजाम देने के लिए उसका बलिदान देती है, जिससे अब हमें वो पहली समझ आती है कि काइजर फैमिली के ट्रू ब्लड लाइन की मदद से ही धरती पर नर्क का दरवाजा खोला जा सकता है, और ये मूवी उसके बलिदान के साथ ही एंड हो जाती है। अब अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो एक बुरी खबर है कि इसका दूसरा पार्ट कभी बना ही नहीं, क्योंकि ये पार्ट ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। आई विश कि इसके आगे क्या होने वाला था मैं कुछ बता सकूं, पर इंटरनेट पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों प्लीज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है, तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या अपलोड पर क्लिक करके गूगल या भीम यूपीआई से पे करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।